अभी तक क्या क्या देखा, क्या क्या हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा कि हमको अलग अलग सेक्शन पढ़ने, सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 27 तक, ठीक है जी। सेक्शन 22 किसके बारे में है? बेसिस ऑफ चार्ज। ये सेक्शन की हेडिंग है, या हम इसे क्या कहते हैं, और चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या, इस चार्जिंग सेक्शन में बताया जाएगा कि कौन सी ऐसी इनकम है जो इस हेड के अंदर में आएगी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जिंग सेक्शन 22 में 3 बातें कही गई है, ठीक है। वो 3 बातें कौन कौन सी है? पहली बात, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी एनुअल वैल्यू के बेसिस पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है हाउस या लैंड अपॉर्चुनेट टू दी हाउस, ठीक है। घर होगा या जमीन जो कि उस घर से जुड़ी हुई है, जिसके आप ऑनर हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात बताई गई कि उस हाउस प्रॉपर्टी का या उस लैंड अपॉर्चुनेट टू हाउस प्रॉपर्टी का आप बिजनेस या प्रोफेशन, ये 3 बातें आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा? एक्सेप्शंस देखे, ठीक है जी। एक्सेप्शन में हमने क्या देखा? एक्सेप्शन में हमने देखा कि यदि आप पुलिस स्टेशन, ठीक है, पोस्ट ऑफिस या बैंक को अपने बिजनेस कैंपस में या अपने बिजनेस के आसपास आपका जो बिल्डिंग है वो किराया पर देते हैं, तो उससे आया हुआ किराया, रेंट, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी इनकम में जाएगा। दूसरा, आप एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह देते हैं जहां पर आपका एम्प्लॉय रहता है, और उस एम्प्लॉय से आप रेंट रिकवर करते हैं, तो वो जो रेंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ये 2 एक्सेप्शन हमने पढ़े, ठीक है। यहां तक ये पढ़ा था हमने, उसके बाद और क्या पढ़ा था? बस यहां तक ये पढ़ा था। इसके बाद नोट्स में जो मैंने इमेज शेयर किया है उसमें देखिए, पेज नंबर सेकंड पेज है, उसका पेज नंबर है 167। वहां सबसे ऊपर में लिखा है पॉइंट नंबर सी, कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट, ठीक है। कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट, इसका मतलब क्या? ये एक्सेप्शन के अंदर में ही आ रहा है, ठीक है। कंपोजिट लेटिंग ऑफ असेट विद लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर असेट। देखिए, जैसे शादियां वगैरह होती हैं, है ना, तो उस समय क्या होता है, आप पैलेस वगैरह बुक करते हैं, है ना, मैरिज हॉल बुक करते हैं, तो वहां पर आपको बिल्डिंग तो मिलती ही है, साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो बिल्डिंग से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे बिल्डिंग तो मिली, साथ में उसका जो गार्डन एरिया है, पार्किंग एरिया है, वो भी मिला, ठीक है। आपको बिल्डिंग में सारा इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा मिली, है ना, एयर कंडीशनिंग की सुविधा मिली, ठीक है, साउंड सिस्टम मिला, ठीक है, डीजे वगैरह हो सकता है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजों को मिला जुलाकर टोटल रेंट बनता है। जैसे ऑडिटोरियम, जैसे कॉलेज यदि किसी ऑडिटोरियम में फंक्शन करवाता है ना, तो ऑडिटोरियम वाला कॉलेज से क्या लेगा? रेंट रिसीव करेगा, ठीक है। और उस रेंट में क्या क्या चीजें होंगी? ऑडिटोरियम का रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस होंगे, एसी वगैरह के चार्जेस होंगे, गार्डन वगैरह प्रोवाइड किया होगा लंच या डिनर के लिए, तो वो चार्जेस उसमें इंक्लूडेड होंगे,
तो इस तरह से यदि किसी पर्टिकुलर रेंट में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है वेयर द एसएससी लेट्स ऑन हायर मशीनरी प्लांट और फर्नीचर बिलोंगिंग टू हिम एंड आल्सो बिल्डिंग्स फॉर कंपोजिट रेंट एंड द रेंट ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम द रेंट ऑफ सेड मशीनरी plant or the furniture, the income from such letting is not chargeable to income tax under the head income from house property, but it is taxable under the head income from other sources or under the head business or profession if such letting is business. Section 56 subsection 2 clause 3 आई बात समझ। तो यहां पर इनकम टैक्स आपको बता रहा है कि यदि कंपोजिट रेंट है ना, जैसे मान लीजिए मैथ्स यूनिवर्सिटी को क्या कराना है, नेशनल सेमिनार या वेबिनार, इस तरह के कोई फंक्शन कराने हैं मैथ्स यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। अब मैथ्स यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा फंक्शन कराना है, तो उसने क्या किया, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जो है उससे किराया ले लिया, ठीक है जी। तो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम को किराया पर लिया, उस ऑडिटोरियम का जो किराया है वो मान लीजिए 2 लाख रुपए पर डे, ठीक है। जो टोटल रेंट डीडी ऑडिटोरियम को दिया जाएगा, है ना, वो कितना है, 2 लाख, ठीक है। तो डीडीए के लिए ये 2 लाख रुपए कैसी इनकम है, रेंटल इनकम, कैसी इनकम है, रेंटल इनकम है। डीडीए के लिए ये रेंटल इनकम। अब इनकम टैक्स का जब डीडीए अपना कैलकुलेशन करेगा, असेसमेंट करेगा, तो क्या ये 2 लाख रुपए वो अपनी रेंटल इनकम में ले जाएगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, कुछ बातों पर निर्भर करता है, वही हम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए ये 2 लाख रुपए जो रेंट है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीजें, बिल्डिंग, ठीक है, साथ में ऑडिटोरियम के फर्नीचर्स, ऑडिटोरियम में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, एसी चार्जेस, साउंड सिस्टम, पार्किंग, ठीक है, ये सारी चीजों से मिलकर ये 2 लाख रुपए बना, ठीक है। अब आप यदि डीडीए से जाकर के पूछेंगे, ऑडिटोरियम वाले से जाकर के पूछेंगे कि भैया 2 लाख रुपए आप चार्ज कर रहे हो, मेरे को ये बता दो कि बिल्डिंग का कितना, फर्नीचर का कितना, इलेक्ट्रिसिटी का कितना, एसी का कितना, साउंड सिस्टम का कितना, पार्किंग का कितना, मेरे को इस 2 लाख को बाइफरकेट करके बता दो। तो यदि ये डीडीए वाला इस 2 लाख रुपए की रेंटल इनकम को बाइफरकेट कर सकता है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। तो ये 2 लाख रुपए की जो डीडीए की इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। यदि डीडीए इस 2 लाख रुपए को बाइफरकेट नहीं कर सकता कि बिल्डिंग का कितना और बाकी चीजों का कितना कितना, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तब वो डीडीए की या तो पीजीबीपी या फिर आईओएस। अगर बाइफरकेट नहीं कर सकते तो वो पीजीबीपी या आईओएस में जाएगी। यदि बाइफरकेट कर सकते हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अगर आप इसे बाइफरकेट करते
ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी IHP में ये रेंटल इनकम आएगी। ठीक है, तो कंपोजिट रेंट यदि होगा तो उस सिचुएशन में क्या देखना है कि क्या इस कंपोजिट रेंट को आप बाइफरकेट कर सकते हो, बिल्डिंग का कितना फर्नीचर, AC, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, का जितना भी, तो बाइफरकेट कर सकते हो, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बाइफरकेट नहीं कर सकते तो डीडीए की या तो पीजीबीपी होगी या तो आईओएस होगी, वो डिपेंड करता है। यदि ये इसका बिजनेस ही है रेंट देना तो ये पीजीबीपी में जाएगा, अगर बिजनेस नहीं है ऐसे ही दे दिया है तो ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ एक्सेप्शन है पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन। इसमें लिखा है इट इज एसेसिबल एज बिजनेस इनकम वेयर इन टर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो एमओए होगा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एसएससी कंपनी वाज टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड अर्न इनकम बाय लेटिंग आउट द सेम। Said income was brought to tax as business income and not as income from house property। ठीक है, यदि आपकी यदि आपका मेन धंधा ही यही है रेंट देना, है ना, बिल्डिंगों को रेंट पर देना, ये आपका धंधा है, आपका बिजनेस है, तो जो रेंट इनकम आपकी होगी वो आपकी पीजीबीपी इनकम होगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चार्जिंग सेक्शन में ही बताया, उस बिल्डिंग का यूज आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यदि ये आपका बिजनेस ही है बिल्डिंग को रेंट पर देना, तो ये आपकी बिजनेस इनकम कहलाएगी, रेंटल इनकम नहीं कहलाएगी, सीधी सी बात। ठीक है जी, तो ये 4 एक्सेप्शन हमने पढ़े इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 2, द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन 22 का पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू, और उसके 4 एक्सेप्शन। सेकंड पॉइंट में हम आते हैं जिसमें ये कहा गया है कि एसएससी को ओनर होना चाहिए उस बिल्डिंग का, उस लैंड का, उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, यहां लिखा है इट इज ओनली द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस हेड ऑफ इनकम वेयर द एसएससी इज the lessee of the building and he derives an income from subletting or relating, it will be taxable under the head income from other sources and not under the head income from house property। The following are the owner of the house property। पहला है the person whose name the property is, in whose name the property is registered। Second, in case of mortgage, it is the mortgager and not the mortgagee। ऑनर के बारे में क्या बताया? देखिए, ये एक घर है, ये बाउंड्री वॉल बना हुआ है ऐसा, ठीक है, ये आपका पेड़ बैठा है, इसका ऑनर है मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है? ऑनर, ये मिस्टर ए है। ठीक है, मिस्टर ए इस घर का ऑनर है, इसने क्या किया, ये बिल्डिंग लीज पर दे दी। किसे? मिस्टर बी को। थोड़ा मोटा है। मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी किसे दे दी? मिस्टर
सी को लीज पर दे दी, मान लीजिए 25 सालों के लिए, ठीक है। अब मिस्टर बी ने क्या किया, अब ये 25 सालों के लिए किसके पास आ गई ये प्रॉपर्टी, मिस्टर बी के पास आ गई, ठीक है। अब मिस्टर बी ने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी थी इसे तीसरे पर्सन मिस्टर सी को क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया, मिस्टर सी को रेंट पर दे दिया, ठीक। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लीज पर दिया था, ठीक है। मंथली कितना था, मान लीजिए 50,000 पर मंथ के लीज पर दे दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने इस घर को रेंट पर दे दिया मिस्टर सी को, मान लीजिए 65,000 पर मंथ, ठीक है। मिस्टर बी के लिए ये जो 65,000 आएगा ये रेंटल इनकम होगा या नहीं होगा, रेंटल इनकम होगा। और मिस्टर ए को जो रिसीव होगा ये 50,000, ये भी मिस्टर ए के लिए रेंटल इनकम होगा। तो यहाँ दो रेंटल इनकम है, एक 65,000 की रेंटल इनकम और दूसरी 50,000 की रेंटल इनकम। बताइए कौन सी रेंटल इनकम होगी ऐसी जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी नहीं आएगी, बताइए। क्या मिस्टर ए की जो ये रेंटल इनकम है मिस्टर ए के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों, क्योंकि इस घर का ऑनर कौन है, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को जो भी रेंट रिसीव होगा 50,000 वो इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। मिस्टर बी को जो रेंटल इनकम 65,000 रिसीव होगी वो मिस्टर बी के लिए रेंटल इनकम नहीं होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, क्योंकि मिस्टर बी ने ये घर लीज पर लिया है मिस्टर ए से। इस घर का जो ऑनर कौन है, ए है, बी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि घर का जो किराया आया वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी ना, आपको तीनों चीजें देखनी है। क्या क्या, कि वो घर होना चाहिए, लैंड अपार्टमेंट टू बिल्डिंग होना चाहिए, दूसरी बात वो उस घर का ऑनरशिप आपके पास होना चाहिए, और तीसरी बात उस घर का यूज बिजनेस या प्रोफेशन में यूज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट को समझ रहे हैं, ऑनरशिप, ठीक है। अब ऑनरशिप से मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें बताई गई कि जब इस घर का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, है ना, इस जमीन पर इस घर का पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ होगा, तो जिस बंदे के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वही बंदा उस घर का क्या है भाई, मालिक है, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए इस एग्जांपल को हम चेंज करते हैं, यहां पर ये लीज पर नहीं दिया गया है ना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ पैसे उधार लिए थे, है ना, तो सिक्योरिटी के रूप में ये घर मिस्टर बी के पास चलेगा, है ना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ पैसे उधार दिए थे, तो इस प्रॉपर्टी को मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पास अभी ट्रांसफर करके रखा है, और उन लोगों के बीच इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था कि मिस्टर बी इस घर को यूज कर सकता है जब तक कि मिस्टर ए इसको वापस पैसे नहीं कर देता। अब मिस्टर बी ने मान लीजिए इस घर को किसी को किराया पर दिया है ना, तो ये सबलेटिंग कहलाएगा, पहले केस में भी इस केस में भी। तो मिस्टर बी को जो रेंट रिसीव होगा ना वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि इसका मालिक कौन है, इसका मालिक अभी भी मिस्टर ए है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी कवर हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 है डीम्ड ऑनरशिप के बारे में, ठीक है। सेक्शन 22 कंप्लीट हुआ, हम आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन 22 के बाद सेक्शन 27 में।
तो सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप के बारे में बताया गया। क्या बोल रहा है सेक्शन 27? द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देखिए एक्चुअल में वो ऑनर नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स इसे मान रहा है। डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या है? डीम्ड का मतलब मान लेना। भले आप ऑनर नहीं हो, लेकिन आपको ऑनर मान लिया जाएगा इनकम टैक्स के हिसाब से, ताकि उस हाउस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम होगा आपके हैंड में असेसेबल होगा, और यदि टैक्सेबल हुआ तो उस पर टैक्स भी लगेगा। तो डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या है, ये हम सेक्शन 27 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो यहां पर ए बी सी डी ई एफ 5 पॉइंट दिए हुए हैं, पांचों पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस without adequate consideration or not being transferred in connection with an agreement to live apart। क्या बोल रहा है? एन इंडिविजुअल जिसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, जिसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, किसको? अपने स्पाउस को, बिना एडिक्वेट कंसीडरेशन के। बिना एडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब क्या? कि जो प्रॉपर्टी थी, मान लो 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, उसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह के इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में ट्रांसफर किया गया है। ठीक है। और ये जो ट्रांसफर है, ये लिव अपार्ट वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। लिव अपार्ट वाली सिचुएशन का मतलब क्या है कि मियां बीवी के बीच में झगड़ा हो गया, अब वो अलग रहना चाहते हैं, तो फिर इस तरह से ट्रांसफर हुआ है। तो ये लिव अपार्ट वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। और टू माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। ठीक है, यदि वो माइनर चाइल्ड के नाम से भी ट्रांसफर कर दिया गया तो भी, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, ठीक है, मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया तो डीम्ड ओनरशिप नहीं मानी जाएगी। शैल बी डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड। आई बात समझ में? मान लीजिए मैंने क्या किया, एक घर बनाया, ठीक, बढ़िया सा घर बनाया, 20 25 30 40 50 लाख, 50 लाख का मान लीजिए घर बनाया। एक बंदा है मिस्टर ए, मिस्टर ए की बात है। ये मिस्टर ए है, इसने बढ़िया सा घर बनाया, ठीक है, कितने रुपए का? 50 लाख का। 50 लाख रुपए का घर बनाया मिस्टर ए ने, ठीक है, और इसे किराए पर दे दिया। और क्या किया? इसे किराए पर दे दिया, और किराए से इनकम हुई 25,000 रुपए पर मंथ, 25,000 रुपीज पर मंथ की इसे रेंटल इनकम होने वाली, ठीक है, 25,000 पर मंथ। तो मतलब साल भर का कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए हो जाएगा। हो गया नहीं होगा? सर 3 लाख। 3 लाख होगा, 3 लाख होगा, ठीक है। तो रेंटल इनकम साल भर का आ जाएगा इसके पास। इसकी खुद की जो इनकम है वो मान लीजिए 5 लाख रुपए साल भर। मिस्टर ए की इनकम 5 लाख रुपए की है, दूसरे जगह से, सैलरी से, बिजनेस से, ऐसे वैसे जहां जहां से 5 लाख रुपए की इनकम है।
25,000 का रेंट इसे रिसीव हो जाएगा तो ये इनकम कितनी बन जाएगी? 8 लाख रुपए हो जाएगी। जैसे ही 8 लाख रुपए हो जाएगी, इसको टैक्स क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिस्टर ए ने क्या किया? चालाकी की। क्या चालाकी की? मिस्टर ए ने ये जो बिल्डिंग है इसे ट्रांसफर कर दी। किसे ट्रांसफर कर दी? अपनी वाइफ को। ठीक है, अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी। कितने रुपए में? 2 लाख रुपए। अपनी वाइफ से 2 लाख रुपए ले लिया और ये बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया। किसके नाम से? मिसेस बी के नाम से, सॉरी मिसेस ए के नाम से। अब ये रेंट यहां पर नहीं आएगा, कहां जाएगा? ये रेंट किसके नाम से जाएगा? मिसेस ए के नाम से। अब मिसेस ए के नाम से 3 लाख रुपए आ गया, तो इसको कोई टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी जब 5 लाख रुपए तक वैसे ही टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये इनकम पर टैक्स बचा लिया मिस्टर ए ने। कैसे बचा लिया? ये बिल्डिंग को मिसेस ए के नाम से ट्रांसफर कर दिया, तो जो रेंटल इनकम थी मिस्टर ए के पास ना आकर के किसके पास चले गई? मिसेस बी के पास चले गई। अब मिस्टर ए की इनकम 5 लाख रुपए ही रही, है ना, और मिसेस ए की इनकम 3 लाख रुपए। तो मिस्टर ए 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं दे रहा है, मिसेस ए भी 3 लाख की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देगी। ठीक है, तो इस तरह से मिस्टर ए ने टैक्स बचा लिया। तो यहां पर बीच में इनकम टैक्स आ रहा है। ठीक, यहां पर बीच में इनकम टैक्स एक्ट आ गया। उसने कहा ना भैया ना, इस तरह से काम नहीं चलेगा, आप टैक्स बचा रहे हो, गलत तरीके से बचा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने 50 लाख की बिल्डिंग को सिर्फ 2 लाख रुपए में अपनी बीवी के नाम ट्रांसफर किया है। किस वजह से? टैक्स बचाने के लिए। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है? यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस के नाम से ट्रांसफर कर दिया है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में, ठीक है, तो भले ये रजिस्ट्रेशन मिसेस ए के नाम से है, भले इसकी ऑनर मिसेस ए है, लेकिन डीम्ड ऑनर किसे माना जाएगा? डीम्ड ऑनर माना जाएगा मिस्टर ए। तो ये जो 3 लाख रुपए मिसेस ए को मिल रहा था, ये इनकम जोड़ी जाएगी किसकी इनकम में? मिस्टर ए की इनकम में। क्या मानते हुए? डीम्ड ऑनरशिप मानते हुए। फिर 5 दिन 8 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाए। इनकम टैक्स इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ने वाला। आई बात समझ में? डीम्ड ऑनरशिप का मतलब क्या हुआ? तो यहां मिसेस ए हो सकती है या मिस्टर ए के माइनर चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो स्पाउस या तो माइनर चाइल्ड, इसके नाम से यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में, तो ये डीम्ड ऑनरशिप का केस बनेगा और इस पर जो भी वैल्यू निकलेगी, एनुअल वैल्यू वगैरह जो भी निकाला जाएगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो मिस्टर ए की इनकम में जुड़ जाएगी और असेसेबल होगी, टैक्सेबल होगी। पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है? A member of a cooperative society, company or an association of person to whom a building or its part is allotted or leased under a house building scheme of society, company or association shall be deemed to be the owner of that property. अब ये क्या है? देखिए क्या होता है, एक बड़ा सा एरिया है, एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा है ना। इस बड़े से जमीन के टुकड़े पर मान लीजिए 20 घर बन सकते हैं। ठीक है, कितने घर बन सकते हैं? 20 घर बन सकते हैं। ठीक, तो 20 लोग आपस में मिल गए
है ना, और इस जगह में घर बनाना चाह रहे हैं अपने अपने लिए, ठीक। तो ये 20 लोग आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, एक सोसाइटी बना लेंगे, ठीक है, या एक कंपनी बना लेंगे, ठीक है। ये जमीन खरीदेंगे सोसाइटी के नाम पर, ये जमीन खरीदेंगे कंपनी के नाम पर, पूरा कंस्ट्रक्शन किसके नाम पर होगा, सोसाइटी और कंपनी के नाम पर, ठीक है। इस सारे घरों के मालिक कौन होंगे, कंपनी और सोसाइटी होंगे, ठीक है। रहेगा कौन, ये 20 लोग ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। आप इंडिविजुअल घर बनाना चाह रहे हैं तो हो सकता है खर्चे ज्यादा लगे, लेकिन इस तरह से एक साथ मिलकर के काम करने से खर्चे बहुत सारे कम हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह का खर्चा कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बल्क में घर बन रहे हैं, आपको मटेरियल थोड़ा कम रेट में मिल जाता है, तो ओवरऑल कॉस्ट आपकी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए इस तरह से काम किया जाता है। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपस में, एक सोसाइटी या कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना लेते हैं और फिर कॉलोनी या सोसाइटी का निर्माण करते हैं और घर बना करके वहां रहते हैं। इस घर का ऑनर कौन है, रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है, सोसाइटी के नाम से, कंपनी के नाम से, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मालिक कौन है, वो 20 लोग ही हैं इस घर के मालिक, ठीक। मान लीजिए उसमें से एक बंदा है मिस्टर आर, ठीक। इसने क्या किया, इसके पास और अलग से घर था, इससे बड़ा वाला घर, है ना, तो ये मिस्टर आर यहाँ रहता था, इसने यहाँ पर एक घर बना दिया और इस घर को क्या कर दिया, किराया पर दे दिया, ठीक है। इसने क्या किया, इस घर को किराए पर दे दिया, ठीक। तो ये रेंट किसको मिलेगा, सोसाइटी को मिलेगा कि मिस्टर आर को मिलेगा, मिस्टर आर को मिलेगा, आर को, ठीक है। अब इनकम टैक्स आएगा, है ना, इनकम टैक्स आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, मिस्टर आर को बोलेगा भैया ये जो रेंट आपको मिला है ना, इसके ऊपर टैक्स भरो, ठीक। तो मिस्टर आर क्या बोलेगा, मेरे से टैक्स क्यों मांग रहे हो, आपका इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 22 बोलता है कि ऑनरशिप आपकी यदि है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में असेसेबल होगी, टैक्सेबल होगी। इस घर का मालिक तो मैं नहीं हूं, सोसाइटी, सोसाइटी से जाके मांगो, इनकम टैक्स बोलता है कि ना, ऐसा नहीं चलेगा। यदि ये सोसाइटी बनी ही इसलिए है ताकि आप अपना ये घर बना सको, भले नाम किसका है, इस घर का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है, सोसाइटी के नाम से, लेकिन एक्चुअल मालिक तो आप हो। तो इस तरह से कोई कंडीशन है तो ये जो रेंट है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, मिस्टर आर के हैंड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि मिस्टर आर यहाँ पर क्या माना जाएगा, डीम्ड ऑनर माना जाएगा। आई बात समझ, आगे पॉइंट नंबर सी, अ पर्सन हु इज अलाउड टू रिटेन possession of any building in part performance for a contract referred to in the transfer of property act shall be deemed to be the owner of that building। चलिए ये भी समझा दें। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, एबीसी, एबीसी लिमिटेड क्या है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसे काम मिला, ठीक है, एक पार्टी से इसे काम मिला, क्या काम मिला, मॉल बनाने का काम मिला, ठीक है। रायपुर के प्राइम लोकेशन में इसने क्या किया, मॉल बनाया, ये कैसा मॉल दिखता है,
ठीक है। इस तरह से एबीसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने मॉल बनाया, ठीक है, किसी पार्टी के लिए। कितनी मंजिला? 4 मंजिला, 1 2 3 4, ठीक है। कितने करोड़ का? मान लीजिए 50 करोड़। यार 100 करोड़ कर दो, ठीक। एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया और किसी पार्टी के लिए इस तरह से एक मॉल बना करके दे दिया, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला, ठीक है, कि आप मेरे को 100 करोड़ मत देना, ठीक है, आप मेरे को 100 करोड़ मत देना, आप मेरे को क्या करना, 80 करोड़ देना, ठीक है। मान लीजिए ये जो जिस पार्टी के लिए इसने बनाया ये था मिस्टर जेड, ठीक। तो एबीसी कंस्ट्रक्शन ने मिस्टर जेड को ये बोला कि आप 100 करोड़ मत देना, 80 करोड़ ही देना, लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो थर्ड फ्लोर है ना, ये मेरे नाम से कर देना। इस थर्ड फ्लोर में मैं अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस डालूंगा, इस पूरे थर्ड फ्लोर में। मिस्टर जेड बोला ठीक है, 20 करोड़ मेरे को कम देना पड़ेगा, ये जो थर्ड फ्लोर है ये तुम रख लेना। कौन रख लेगा? यूबीसी, ठीक है। अब एबीसी ने क्या किया, एबीसी ने आधा अपना खुद का ऑफिस रखा और आधा किराए पर दे दिया, ठीक है। आधा खुद रखा और बाकी आधा क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया, ठीक है। रेंट पर दे दिया तो ये जो रेंट रिसीव होगा किसे होगा भाई? एबीसी लिमिटेड को होगा। ये थर्ड फ्लोर में कौन ऑफिस डाल के रखा है, किसका है ये थर्ड फ्लोर? एबीसी लिमिटेड का। पूरी बिल्डिंग किसकी है? ये मिस्टर जेड की। एबीसी ने क्या किया, आधे पे अपना ऑफिस खोला, बाकी आधे को रेंट पर दे दिया किसी पार्टी को। तो ये जो रेंट रिसीव होगा है ना, वो किसे होगा? एबीसी को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, एबीसी को बोला कि भैया आपने ये जो रेंट दिया है, इस रेंट के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक। तो एबीसी बोला कि आपका सेक्शन 22 बोलता है कि बिल्डिंग मेरे नाम से होनी चाहिए, बिल्डिंग तो मिस्टर जेड के नाम से, तो आप मिस्टर जेड को पकड़ो। तो इनकम टैक्स बोलेगा ना, बिल्डिंग भले ही मिस्टर जेड के नाम से है, लेकिन ये आपने बिल्डिंग खुद बनाई है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर मैं ले लूंगा, आप मुझे कम पैसे दे देना, है ना। इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो भले ही आप ऑनर नहीं है, एबीसी इस बिल्डिंग का ऑनर भले ही नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग से यदि रेंट रिसीव होता है तो ये डीम्ड ऑनर माना जाएगा, एबीसी। आई बात समझ में? ठीक है। तो यही लिखा है कि अ पर्सन हु इज अलाउड टू रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग, मिस्टर एबीसी इज अलाउड टू टेक पोजेशन ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर को पोजेशन करने के लिए अलाउड है मिस्टर एबीसी लिमिटेड को, इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था बिल्डिंग बनाने का, referred to in transfer of property act shall be deemed to be the owner of the building। तो मिस्टर ए इस थर्ड फ्लोर के लिए ऑनर माना जाएगा, भले पूरी बिल्डिंग का ऑनर नहीं है, लेकिन इस थर्ड फ्लोर का ऑनर कौन माना जाएगा? मिस्टर ए माना जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये पॉइंट हुआ कंप्लीट। अच्छा, समय समाप्त हो गया है ना। मैं अपनी क्लास में, जब मेरी 4th क्लास होगी तो उसमें हम इसको और आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिए, मैं अपनी क्लास में और आगे पढ़ाऊंगा। सर एचओडी सर की क्लास कब से होगी? क्या जी? एचओडी सर की क्लास कब से मंडे होगी? से, मंडे से होगी। ठीक है।